गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। तो कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे दोस्त कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना, वो ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम। आज की क्लास का सवाल जितना भी है ना सर, वो आपके एग्जाम के नाम है। कंडीशन क्या है सर, रूल क्या है सर, क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, ये तीन बातों आपको समझना होगा। जब तक क्वेश्चन में क्वालिटी नहीं दिखेगा ना मेरे दोस्त, तब तक रिजल्ट में प्रमोशन नहीं दिखेगा सर। हाँ, जब क्वेश्चन में क्वालिटी होगा ना, तभी आपके रिजल्ट में क्वालिटी होगा। और ये दो बातें बहुत बड़ी है सर, और यही दो ऐसा चीज है ना मेरे दोस्त जो आपको ऊपर से नीचे टंच कर देगा। कहा था ना मेरे दोस्त कि एजुकेशन में इतनी पावर है ना कि सर आपका तकदीर के साथ साथ आपका तस्वीर बदल देगा। ये इसी में ये ताकत है मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी सर हम आज की क्लास को आगाज कर दे, इससे पहले कि सर इस क्लास को देखने से आप लोग खुद ज्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि इसका इतना ज्यादा बेसब्री से इंतजार था ना कि सर हमारा एसएसटी का तीसरा क्लास कब आएगा। तो वो क्लास अब आपके सामने आ चुका है सर, ठीक है। हमने आपसे वादा किया था सर, पिछले साल भी वादा किया था, हमने वादा पूरा किया है। इस बार भी हमने वादा किया और उस वादा को पूरा करेंगे। तभी तो हम सबका मिशन है मेरे दोस्त कि अब की बार 475 से प्लस करना है। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए, मिशन 475 प्लस, ठीक है। आ जाना सर। ये एसएसटी का हमारा तीसरा क्लास है, जो कि हमारा सीरीज चल रहा है टॉप 140 सब्जेक्टिव, जहां पे मेरा मिशन है कि 140 से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और वो करके रहेंगे। और ये बातें आपको तब फील होगा जब हमारा लगातार आप 4 क्लास कर लेना, चौथा क्लास कर लेना। 5वां क्लास करने से पहले अपने दिल से पूछना कि सच में जो संदीप कुमार पढ़ाता है वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। अगर दिल बोल देगा तभी 5वां क्लास कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा मेरे दोस्त। क्योंकि लाइफ है सर, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, एक ही बार लाइफ मिला है, इसको अच्छा से जी लेना, ठीक है सर। आइएगा, आज की क्लास का पहला सवाल क्या कहता है, और ये बात आपको पता होगा कि हम सर प्रत्येक क्लास में 8 क्वेश्चन को हम फोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा तीसरा क्लास का मतलब आज हम क्वेश्चन नंबर 24 तक हम क्या करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। आइएगा सर, सवाल नंबर 17 का कहते, तनी गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है ना मेरे दोस्त कि बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। जब हम लोग के बीच बाढ़ आता है, आपको उतना ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, और बाढ़ की पूरी कहानी कोसी से पीड़ित लोग बताएंगे। जैसे पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, सुपौल हो गया, दरभंगा हो गया, मधेपुरा हो गया, मधुबनी हो गया, सहरसा हो गया, खगड़िया हो गया, किशनगंज हो गया। ये सब लोग बाढ़ से रिलेटेड इतना अच्छे से परिपूर्ण होंगे क्योंकि उनके तरफ हमेशा बाढ़ आता हुआ रहता है, ठीक है। अब आइएगा सर, हमें बोला है ना सर कि जब हम सब के बीच जब बाढ़ आता है तो इससे क्या क्या परेशानियां होती है और हम लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले कहता है क्या कि बाढ़ से होने वाली हानियां, जब बाढ़ आता है तो हम लोग को बहुत सारा हानि होता है। पहला हानियां क्या है, तो कहता है बाढ़ के दौरान जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। अरे इंसान का तो ठिकाने नहीं, और जीव जंतु को कौन है ना। छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं ना सर, वो बाढ़ के दौरान उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पहला हानि तो ये है, क्योंकि सर इस दुनिया में रहना, इस पृथ्वी पे रहना जितना जरूरी आपको है उतना ही जरूरी पेड़ पौधा को है, और उतना ही जरूरी छोटे जानवर को है, और उतना ही जरूरी एक मच्छर को भी है इस धरती पे रहना। क्योंकि इस धरती पे सबको रहना अपने आप में मायने है, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है मेरे दोस्त, ठीक है। तो बाढ़ से पहला हानियां क्या है कि बाढ़ के दौरान जीव जंतुओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दूसरा क्या है सर, बाढ़ के कारण उपजाऊ भूमि पर लंबे समय तक जल जमाव हो जाता है, जिससे खेती नहीं हो पाती है। बाढ़ आना बुरी बात नहीं है सर, लेकिन बाढ़ का जो पानी होता है ना, वो लंबे समय तक हम सबके खेत में जमा हुआ रहता है, जिसके कारण कोई भी फसल जब उसमें जो लगा हुआ रहता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो हमने यही लिखा है 2 नंबर में क्या, कि बाढ़ के कारण उपजाऊ भूमि पर लंबे समय तक जल जमाव हो जाता है, जिससे खेती नहीं हो पाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। जब बाढ़ आते हैं तो सड़क टूट जाते हैं, रेल मार्ग बंद हो जाते हैं, वो भी टूट फूट जाते हैं, रेल की पटरियां इधर उधर हो जाती है। तो बाढ़ के कारण ये सब बहुत चीज देखना पड़ता है, ठीक है। आइएगा, चौथा कारण क्या है सर, कि बाढ़ के कारण हानिकारक बीमारियां का प्रकोप बढ़ जाता है। जैसे बाढ़ जब आता है ना सर, तो समाज में कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती है, मतलब समाज के हम लोग के बीच कुछ ऐसे ऐसे बीमारियां उत्पन्न हो जाते हैं जिसके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है। जैसे मलेरिया एक ऐसा बीमारी है सर, जो मतलब बाढ़ उड़ाने के कारण ये
सब ज्यादा फैलता है। ठीक है, हैजा एक ऐसा बीमारी है सर जो बाढ़ उड़ाता है ना तो ये सब ज्यादा फैलता है। चेचक ये ऐसा बीमारी है सर कि सब बाढ़ उड़ाता है ना तो ज्यादा फैलता है। ठीक है, हाँ, तो हमने कितना कारण बताया सर? 4 कारण बताया, बट 5वां कारण आपको बताना होगा कि बाढ़ से 5वां और कौन सी हानि होती है। ठीक है, एक बार जरा आते हैं मेरे दोस्त, हम सब एक बार मिल करके साथ में इसको दोबारा हम लोग फोड़ देते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि बाढ़ से होने वाली हानियां का वर्णन करिए। बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। पहला हानि क्या है सर? तो बाढ़ के दौरान जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। सही बात है या गलत बात? सही बात। दूसरा कारण क्या है मेरे दोस्त? दूसरा कारण है ना कि बाढ़ के कारण उपजाऊ भूमि पर लंबे समय तक जल का जमाव हो जाता है। ठीक है ना, जिससे फसल नहीं हो पाते हैं। अगला क्या है सर? कि बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। बाढ़ के कारण हानिकारक बीमारियां का प्रकोप बढ़ जाता है, जैसे मलेरिया, हैजा और चेचक बीमारियां जो होता है इसका प्रकोप क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? अब कहोगे सर कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती है जो करोड़ों की होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती है जिसका सिर्फ एक देश में नहीं कई देशों में व्यापार होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसे कहते हैं जो सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में, 2 या 2 से अधिक देशों में उसका व्यापार होता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती है। और वो तभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां घोषित होगी जब वो करोड़ों की कंपनियां रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है सर? कहता है क्या, जैसे हमारा नोकिया बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोको कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये सब एक देश में नहीं सर कई देशों में ये सब फैला हुआ है। ठीक है, तो हमें कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? तो कहता है ऐसी कंपनियां जो एक देश से स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती है उसे, और वो अरबों की पूंजी वाली कंपनियां होनी चाहिए, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। हमने क्या बोला है सर? देखो, जैसे कोई भी कंपनी होता है ना तो उसका मुख्य जो होता है ना, मुख्य एक जगह होता है, उसका एक जगह मुख्य संस्था होता है, और वो मुख्य एक जगह से वो कई देशों में फैला हुआ रहता है उसका। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। और वो कई देशों में व्यापार करता है, मतलब वो अपना सामान को कई देशों में बेचता है, वही सब हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां होता है। दूसरी बात मैं अगर ये भी कहूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सभी नहीं बन सकती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वही होगा जिसको अरबों में देखा जाएगा। ठीक है, हाँ, मतलब उसकी पूंजी जो होगी ना वो अरबों में लगी होगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला है सर? अगर मैं इसको अपनी भाषा में बोलूं तो ऐसी कंपनियां जो एक देश में स्थित है, ऐसी कंपनियां जो एक देश में स्थित है, एक देश में स्थित है, एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन सेवाओं का नियंत्रण करती है, अनेक देशों में उत्पादन सेवाओं को क्या करती है? नियंत्रण करती है, और अरबों की पूंजी वाली कंपनी होनी चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, जैसे नोकिया हो गया। ठीक है, अगला बोला जाए ना सर कि सार्वजनिक और निजी उद्योग क्या है? अब कहोगे सर कि सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक उद्योग मतलब सरकार द्वारा चलाया जाता है, निजी उद्योग द्वारा हम और आपके जैसे लोगों द्वारा चलाया जाता है। दूसरा अंतर अगर मैं बोलूं ना तो सार्वजनिक उद्योग का मतलब होता है कि लोगों के भलाई के लिए किया जाता है, और निजी उद्योग का मतलब होता है खुद के भलाई के लिए किया जाना। हमने क्या बोला है सर? हमें बोला है कि सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में अंतर बताओ। तो सार्वजनिक का मतलब होता है कि सरकार द्वारा चलाए जाने वाले चीजों को हम लोग सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। ठीक है, हाँ, और निजी उद्योग का मतलब होता है जो खुद के द्वारा चलाया जाता है, निजी खास व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। दूसरा अंतर क्या है सर? कि सार्वजनिक उद्योग वही उद्योग होगा, मतलब सार्वजनिक उद्योग में लोगों के भलाई के लिए काम किया जाता है, और निजी उद्योग में खुद के खास अपने भलाई के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका लिखावट की बात में बोलूं तो उसको कैसे लिखना है सर? कहता है क्या कि कहता है सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। दो अंतर दोनों में लिखना है, क्योंकि ये सवाल आपको दीर्घ उत्तरीय में नहीं पूछने वाला है, ये सवाल आपको लघु उत्तरीय में पूछने वाला है। तो कहत भी है सर कि जब जैसन तब जैसन नहीं करत तो फिर स्टूडेंट कैसन रही। हाँ, माहौल देख करके काम करना है सर। ठीक है, ताकि एकदम सिस्टम फिट रहे। ठीक है, हमने क्या बोला है सर कि सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में अंतर। पहला अंतर क्या कहता है कि ऐसा उद्योग जिसका स्वामित्व सरकार के पास हो,
हमने क्या बोला है सर कि ऐसा उद्योग जिसका स्वामित्व सरकार के पास हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग। फिर कहता है कि निजी उद्योग किसे कहते हैं, तो ऐसा उद्योग जिसका स्वामित्व कोई निजी व्यक्ति के पास हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निजी उद्योग कहते हैं। तो दोनों का एक एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर की तरफ आना सर, अगर दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं ना तो कहता है क्या सर कि सार्वजनिक उद्योग लोगों के भलाई के लिए कार्य करती है। सार्वजनिक उद्योग जो होता है वो लोगों के भलाई के लिए कार्य करती है, लेकिन निजी उद्योग जो होता है वो निजी लाभ के लिए कार्य करती है, मतलब अपना लाभ के लिए कार्य करती है। ठीक है, हाँ, तो एक बार जरा मेरे साथ आना और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से बोलना। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो जरा अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आइएगा सर, हम एक और बातें आपको बता देना चाहता हूं सर। हमें हमेशा मैं सोचता हूं ना मेरे दोस्त कि जिंदगी में कहता है ना सर कि सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। मैं तो एक ही चीज कहूंगा ना मेरे दोस्त, इस दुर्गा पूजा में वो शर्ट मत खरीदना, और शर्ट के बदले में सर एक ऐसा चीज खरीदना जो आपके तकदीर के साथ साथ तस्वीर बदल दे, जो आपकी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदल दे, जो आप झोपड़ी वाला घर को आपको महल में बदल दे, जो आपका नाम सर समाज में एक ऊंचा कर दे, जो आपका पिता का चेहरा समाज में ऊंचा कर दे। कुछ ऐसा शख्स बन करके दिखाओ मेरे दोस्त। कहता है ना सर कि अगर देखो सर, एक सिंपल बात अपनी सिंपल वे में समझना जिंदगी को। अगर विश्वास नहीं होता ना मेरे दोस्त तो शमशान घाट चले जाना, अच्छे अच्छे को जलते हुए देखोगे। यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे अरबपतियों को जलते हुए देखोगे, वही लकड़ी पे, जिस लकड़ी पे कचरा चुनने वाला लोग जलता है। सोचो मेरे दोस्त कि जलना तो वही है जहां पे एक आईएएस भी जलेगा, जहां पे एक बड़े बिजनेसमैन भी जलेगा, जहां पे एक मजदूर भी जलेगा, जहां पे एक कचरा चुनने वाला भी जलेगा, और सबको जलना है वही लकड़ी पे। तो सोचो सर जिंदगी में क्या साथ लेकर के जाओगे, कुछ नहीं लेकर के जाओगे सर। जिंदगी में उस धरती पे कुछ ऐसा करके चले जाओ कि जब तुम्हारा ठटरी उठे ना तो ठटरी उठाने से पहले उसका दिल और दिमाग दोनों भावुक हो जाए कि ये भी एक शख्स था जो समाज के लिए क्या नहीं किया। ऐसे शख्स बन करके चले जाना मेरे दोस्त। कहता है ना सर कुछ ऐसे काम करो जो समाज में हमेशा पहचान बने रह जाए। जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो ना सर जो आने वाले आपके 7 पीढ़ी आपका नाम ले। कुछ ऐसे शख्स बनने की कोशिश करो मेरे दोस्त। ठीक है, मरता तो सब कोई है सर, लेकिन जब कोई मरता है ना सर तो उसके कफन के जगह देश का वतन होता है, और कोई मरता है ना मेरे दोस्त तो एक अच्छा कफन भी नहीं मिलता है सर। पैदा तो सब कोई खटिए पे होता है सर, लेकिन मरना है तो सिर्फ एक अदगार बना करके मरना, ऐसा शख्स बनना धरती पे। ठीक है, तो सर इसीलिए तो मैं कहूंगा ना मेरे दोस्त, इसके लिए यूनिक बनना पड़ेगा सर। भीड़ का हिस्सा नहीं सर, परिणाम का चेहरा बनना होगा। ठीक है, इसके लिए सर मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे का एक मतलब चल रहा था कि सर ऑफर दीजिए ना, ऑफर दीजिए ना। तो मैंने सर आपको पता होगा कि मैंने एक ऑफर मेला भी निकाला है जहां पे बहुत सारे बच्चों को कोर्स में आए भी हैं और बहुत सारे बच्चे आएंगे भी। तो इसको लेकर के सर एक बड़ी बातें मैं बता देना चाहता हूं ना कि जो लोग ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसमें फायदा क्या क्या आपको होगा सर। इसमें आपको मिलेगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, क्लास 10th की प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स, जो कि सर पूरा का पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको टाइपिंग किया हुआ रहेगा, एकदम मेरा भाषा में परिभाषा रहेगा, जिसके ऊपर हमने पिछले 5 महीना काम किया तब जाकर के ये पूरा नोट्स तैयार हुआ। नोट्स तैयार करना बड़ी बात नहीं मेरे दोस्त, लेकिन नोट्स में सही कंटेंट और सही तरीका से नोट्स तैयार करना अपने आप में बड़ी बात होता है सर। जिसे मैंने 2-2 बजे रात तक हमने बनाया सर उस नोट्स को। ठीक है, तो वो पूरा टाइपिंग किया हुआ है और उसमें लगभग 300 से प्लस बच्चे, मतलब बच्चे का दूर का, उसमें टीचर 300 से प्लस जुड़े हुए हैं सर वो नोट्स को लेकर के। तो अच्छा लगता है सर, अच्छा फील होता है कि लोगों का इतना प्यार मिलता है। तो मुझे लगता है कि सर मैं खुद अकेले नहीं जी रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का उम्मीदें हैं। तो जब कभी सो जाता हूँ ना तो भी मुझे नींद नहीं आती है कि नहीं सर सच में लोगों के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो आप जितना इसको प्यार दे रहे हैं ना मेरे दोस्त, उसी तरीका से इसको प्यार देते रहना। जिन किन्हीं को ये चाहिए, और साथ ही सर हम आपको साइंस में करवा रहे हैं टॉप 150 सब्जेक्टिव, सोशल साइंस में करवा रहे हैं टॉप 140 सब्जेक्टिव, वो सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको पता होगा जो आपके सामने नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है।
22 अक्टूबर तक मात्र 150 रुपया में सर। ज़्यादा कॉल नहीं कीजिएगा, जिनको चाहिए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि सर मेरे पास 1000 लोगों की टीम नहीं है जो आपका कॉल का हर बात का जवाब दे सके। वादा वही करूंगा जो उसमें लिखा हुआ है, वो सब कुछ मिलेगा जो उसमें लिखा हुआ है, इतना वादा करूंगा सर, ठीक है। हाँ, बस समझ गए मेरी बातों को। किसी से भी आप पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सर, आते हैं हम लोग अपनी दुनिया में। हमारी दुनिया तो औरों की दुनिया से क्या है सर, अलग है, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर हम लोग आते हैं 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन का कहत है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर भारत में संविधान का चलता है, भारत में राजा का शासन नहीं चलता है, भारत में लोकतंत्र का शासन चलता है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि को क्या कहते हैं सर, लोकतंत्र कहते हैं। जो जनता के द्वारा चुना भी जाएगा और जनता के हित में काम भी करेगा और जनता के लिए काम करेगा और जनता के द्वारा काम करेगा, उसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है मेरे दोस्त कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो कहता है क्या कि प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया है। इस बात को स्पष्ट किया गया है कि देश में किसी वंशगत राजा का शासन नहीं होगा। इस बात को पूरा स्पष्ट किया गया है कि देश में किसी वंशगत मतलब राजा का शासन नहीं होगा, ठीक है। संविधान यह व्यवस्था करता है, यह व्यवस्थित करता है कि देश का शासक राष्ट्रपति होगा। देश का जो शासक होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, जो जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा वही देश का क्या होगा सर, शासक होगा। ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा सर, अब वो नहीं चलेगा। और गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है, अब वही चलेगा सर, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला है सर कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया है, ठीक है। इस बात को स्पष्ट किया गया है कि देश में किसी वंशगत राजा का शासन नहीं होगा। संविधान यह व्यवस्था करता है कि देश का शासक राष्ट्रपति होगा, जो जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा, ठीक है। चलो सर, अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर कितना हमारा होगा, 21 होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का कहत है जी, तनी गौर फरमाइएगा। सवाल कहता ना कि न्यूनतम मजदूरी कब और किस उद्देश्य से पारित किया गया था। न्यूनतम मजदूरी कब और किस उद्देश्य से पारित किया गया था, तो इस बात से आप स्पष्ट हो जाएगा कि न्यूनतम मजदूरी जो था वो 1948 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। इससे होता क्या था ना मेरे दोस्त कि मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलती थी, ठीक है। बड़े बड़े लोग जो होते थे ना वो अपने मनमौजी के अनुसार काम करवाते थे और मजदूरों को एक उचित मजदूरी जो होती है वो नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग के बीच में ना सर एक न्यूनतम मजदूरी कानून लाया गया था। हेलो, हाँ सर, अब जरा इधर आइएगा। हमने क्या बोला है आपको इतनी गौर कीजिएगा। हमने कहा है ना सर कि न्यूनतम मजदूरी कब और किस उद्देश्य से पारित किया गया था, तो भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है सर कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया था, तो भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। इस कानून का उद्देश्य मजदूरों को उद्योगपतियों से शोषण बचाने के लिए उद्योगों में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना, ताकि उद्योगपतियों द्वारा मजदूरों का शोषण ना हो सके, जिससे वो अपनी कार्य कुशल बनाए रखते हुए अपना गुजारा कर सके। अच्छा देखो सर, ये क्या बोला मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूं, क्योंकि सोशल साइंस की भाषा में दिल तक नहीं जाएगा सर, दिमागे तक रह जाएगा, लेकिन हमको चीज़ों को ले जाना है दिल तक, ठीक है। तो दिल तक ले जाने के लिए अपनी भाषा इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने क्या बोला है, हमने कहा है ना सर, हमने बोला है क्या, हेलो हेलो हेलो, हाँ जरा देखिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है भाई, इधर आइएगा, मुंडे चेंज होता है। हमने क्या बोला, पहले क्या होता था ना सर कि बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा क्या किया जाता था कि मजदूरों को खटाया जाता था, लेकिन मजदूरों का जो उचित मजदूरी होता था वो नहीं मिल पाता था, ठीक है। इसीलिए सरकार ने और मजदूरों का बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लेन होता था, जिसके कारण मजदूर बहुत ज़्यादा
मतलब जो था ना परेशान होते थे। मजदूरों की जो मतलब उचित मजदूरी मिलेगा तभी तो बेचारा वो भी अपना गुजारा करेगा। जब उचित मजदूरी मिलेगा नहीं तो वो गुजारा कहाँ से करेगा। तो उसको उचित मजदूरी नहीं मिलता था, इसीलिए सरकार द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी कानून लाया गया, जिसके तहत ये बोला गया है कि मजदूरों को कम से कम इतना मजदूरी मिलनी चाहिए ताकि उसका गुजारा हो सके। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ सर? तो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था, भारत सरकार द्वारा पारित हुआ था। ठीक है, ये एक हमारा है क्वेश्चन जिसको ट्रिपल स्टार मार लेना, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है और ये चिपको आंदोलन कब लागू हुआ था? हेलो, चलिए सर आइएगा, हमने क्या बोला तनी गौर कीजिएगा। हमने कहा है ना सर, जब मुंड थोड़ा सा चेंज रहता है तो आदमी थोड़ा सा अलग मुंड में, इधर आइएगा थोड़ा सा। हमने क्या बोला सर कि चिपको आंदोलन क्या है? दुनिया में सबको मतलब अगर क्लास 10th का कोई भी अगर स्टूडेंट होगा ना तो चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा, और चिपको आंदोलन से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे जाते हैं बच्चे बड़ा हंसी खुशी में मतलब जवाब भी देता है, क्योंकि चिपको आंदोलन जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टेड मतलब टॉपिक है। क्योंकि चिपको आंदोलन का मतलब होता है ना सर कि ये हमारा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाला क्षेत्र में मतलब ठेकेदारों द्वारा पेड़ की कटाई किया जा रहा था, लेकिन वहाँ के जो निवासी थे उनने मतलब उतना ग्रामीण निवासी थे, उनके पास इतना ज्ञान था कि जब पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया था ना कि मतलब पेड़ की कटाई कर जब हो रहा था तो कहता ना कि जब महिला चाह लेगा तो कोई भी चीज़ को जीत के रहेगा, क्योंकि महिला में इतनी शक्ति होती है। ठीक है, हाँ तुम लोग में भी शक्ति होता है, अपना शक्ति को इस्तेमाल करो। तो वहाँ के ग्रामीणों ने क्या कर रहा था कि ठेकेदारों द्वारा पेड़ की कटाई किया जा रहा था, तो ग्रामीणों ने मतलब बड़ा आंदोलन किया कि पेड़ की कटाई नहीं करो, क्योंकि पेड़ नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे धरती पे, और पेड़ हमारा एक जीवन है, जो कि पेड़ के द्वारा ही जीवन होता है इंसानों का सर। क्योंकि पेड़ और इंसान का जो रिलेशन होता है ना मेरे दोस्त, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे साइंस की भाषा में कहता है ना कि ओम का नियम में पढ़ने कर आता है कि विद्युत धारा मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, उसी प्रकार से पेड़ पौधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसान। इंसान जब तक है तब तक पेड़ पौधा, तब तक पेड़ पौधा तभी तक इंसान है सर, क्योंकि सर वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मामला होती है और दोनों एक दूसरे से अपोजिट काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों है। ठीक है, तो दोनों को होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने मतलब पेड़ को काटने से मना किया, और जब ठेकेदारों द्वारा बलजबरी पेड़ की कटाई हो रही थी तो उन्होंने पेड़ में लटक जाता था, और उनका कहना था कि जब पेड़ कट ही जाएगा तो हम भी मर जाएंगे, इससे पक्का है कि पेड़ को कटने से पहले हमें काट दो। वहां का मतलब लोगों का ये कहना था। जब वहां के ठेकेदारों ने जब पेड़ की कटाई कर रही थी तो वहां के महिलाओं ने सोचा कि जब पेड़ कट ही जाएगा तो हम भी मर जाएंगे, क्योंकि वातावरण हमको शुद्ध मिलेगा नहीं, जब हम भी जिंदा रह करके क्या करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि जब पेड़ काटना ही है तो पहले हमें काटो तब पेड़ को काटना। तो उन्होंने पेड़ में लटक जाता था जब पेड़ की कटाई होती थी। तो ठीक है, तो ये आंदोलन बहुत यादगार आंदोलन रहा। ठीक है सर, आ जाना। कहता है क्या सर, आपकी महिला और आपकी मतलब किसी में कहाँ है उतना शक्ति है रे। अब तो शक्ति हो गया हैगी मैगी अर्गर बर्गर ईजा पिज्जा आस्ता पास्ता, तो आस्ता पास्ता में उतना शक्ति थोड़ा होना है जितना नमक रोटी में शक्ति है सर। पहले के मतलब इसी में ताकत था। ठीक है, आइएगा क्या कहता है कि यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाला के पर्वतीय जिलों में हुआ था। अच्छा, ये कहाँ हुआ था सर? तो ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाला पर्वतीय जिलों में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आइएगा, प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व कर रहा था सुंदरलाल बहुगुण ने। कौन सा कर रहा था? सुंदरलाल बहुगुण। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो सुंदरलाल बहुगुण। कौन कर रहा था? सुंदरलाल बहुगुण। ठीक है, फिर कहता है क्या, इस आंदोलन के अंतर्गत पेड़ पौधों को ठेकेदारों द्वारा काटने से बचाने के लिए यह पेड़ से चिपक कर खड़ा हो जाते थे। ठीक है सर, बस ये लघुत्तरीय में पूछेगा सर। ठीक है, लघुत्तरीय में पूछेगा तो इतना ही लिखना है, ज्यादा मत लिखना है। दीर्घोत्तरीय में पूछेगा तो ज्यादा लिखेंगे, फिर हम दीर्घोत्तरीय वाला सवाल भी करवाएंगे आपको। ठीक है, हाँ हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है कि चिपको आंदोलन क्या है। तो कहता है यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाला के पर्वतीय जिलों में 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व कर रहा था सुंदरलाल बहुगुण। ठीक है, इस आंदोलन के अंतर्गत पेड़ पौधों को ठेकेदारों द्वारा काटने से बचाने के लिए यह पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे।
यहाँ तक सबका मामला फिट हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। अगला कहता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण में कौन कौन आते हैं? ठीक है, कहता है क्या मेरे दोस्त कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? कहता है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है। हमें क्या बोला है सर? हमें बोला है ना कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है ताकि विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, पूंजी आदि का उसे बिना रुकावट के आदान प्रदान हो सके। उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। कहता है सर कि वैश्वीकरण मतलब वो सेवा है जिसके अंतर्गत मतलब कहता है कि आप विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है ताकि विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, पूंजी आदि का उसे बिना रुकावट के आदान प्रदान हो सके। मतलब हम एक देश से दूसरे देश में जब वस्तु को आदान प्रदान करते हैं तो हम अगर हमारे देश में चाइनीज चीज आता है या कोई भी विदेशी सामान आता है तो उसको बिना रुकावट किए हुए हमारे देश तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो वैश्वीकरण का कमाल है। ठीक है, हाँ आइएगा। या फिर हमारे देश से कोई वस्तु हो गया विदेश जाता है तो वो वैश्वीकरण के कारण ही जाता है जिससे कोई रुकावट नहीं होती है। ठीक है, तो हमने यही लिखा है यहाँ पे सर कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है ताकि विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, पूंजी आदि का उसे बिना रुकावट के आदान प्रदान हो सके। उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। अगला सवाल की तरफ आइएगा। कहता है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन जो है सर वो प्रथम जन आंदोलन था कैसे? बड़ा अच्छा सवाल है सर, बड़ा रोमांटिक सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है सर। क्योंकि देखो सर, अच्छा एक बात और आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि सर देखो हम जो भी पढ़ाते हैं वो तो आप यहाँ से लिखिए लेते होंगे, और सर ऑब्जेक्टिव का जो पीडीएफ है या क्लास का कोई इन्फॉर्मेशन जो है सर वो आपको हम टेलीग्राम पे देते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, या फिर आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। ठीक है, आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। वो आप में ही ताकत है जो संदीप कुमार को बना दिया संदीप कुमार ऑफिशियल। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारा पीडीएफ मिलता रहे। साथ ही सर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको हम रूबरू होते रहें आपके साथ। ठीक है, ताकि हम आपको देखिए आप हमें देखिए। संदीप-1842 ठीक है, हाँ उस पर भी कभी लाइव नहीं आए लेकिन एक बार लाइव जाएंगे। ठीक है, हाँ आइएगा सर। क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? कहता है असहयोग आंदोलन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा सन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। हमने क्या बोला है सर कि असहयोग आंदोलन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा सन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। एक असहयोग आंदोलन हुआ था देश में जहां पे सर पूरे मतलब जो कहता है ना सर एकदम हड़कंप मच गया था। हाँ, जैसे अभी अग्निवीर वाला हुआ था एकदम सेम वैसा ही हड़कंप मच गया था। तो बोलता क्या है सर कि असहयोग आंदोलन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा सन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। फिर कहता है कि इसका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन का समाज पे बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर कहता है कि इसमें गरीबों और श्रमिकों, किसानों, छात्रों, महिलाओं तथा देश के अनेक लोग शामिल हुए। ये ऐसा आंदोलन था जिसमें गरीब, किसान, श्रमिकों, छात्रों, देश के महिलाओं अनेक लोग शामिल हुए थे एवं सरकार के विरोध नारा लगाने लगे। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? गांधी जी कर रहे थे, महात्मा गांधी। सरकार के विरोध में क्या लगाया? नारा लगाने लगे। ठीक है, सरकारी भवनों, सरकारी नौकरी, विदेशी वस्तुओं का त्याग तथा बहिष्कार किया। पूरे देश में गांधी जी के इस आंदोलन से शामिल हुए मतलब पूरे देश जो है ना सर इस आंदोलन से, गांधी जी के इस आंदोलन से शामिल हो चुका था, पूरे का पूरे देश हो चुका था। अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी को ऐसा ही राष्ट्रपिता नहीं कहा गया मेरे दोस्त। गांधी जी ने अपने ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम किए हैं जो मतलब सोचोगे तो सर मतलब पता नहीं क्या होगा।
वो ऐसे पुरुष थे, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग गांधी जी का विरोध भी करते हैं, बट अगर उनकी अच्छाई देखो, इंसान है सर तो बुराई और अच्छाई तो होगा ही होगा। हमरा में बुराई नहीं है रे, कुट कुट के भरल है। हमरा में सिर्फ अच्छाई है नहीं, हमरा में बुराइयों भरल है। ये दुनिया का हर इंसान जो होता है ना सर, उसमें अच्छाई और बुराई होता है। अगर अच्छाई है तो पक्का बुराई होगा, अब बुराई है तो तब उसमें अच्छाई भी पक्का होगा सर। क्योंकि देखो सर, मैं आपको बताता हूं, जिंदगी में किसी से अच्छा चीज लेने की कोशिश करना। आप दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी का मतलब जो होता है ना सर, किसी का शकल देखने के बाद बता देता है ना क्या इसमें सिर्फ बुराई होगा। ऐसा नहीं है सर, आपको यह पता होनी चाहिए कि वो कचरा चुनने वाला में भी सच्चाई होता है और कुछ अच्छी बात होता है। बट आप में आप में होनी चाहिए इतनी ताकत कि हम कचरा चुनने वाले से भी अच्छी बातों को सीखे। कचरा चुनना खुद में मोटिवेशन हो गया। कचरा चुनते हुए देख लिए किसी को तो खुद में मोटिवेशन हो गया कि अरे नहीं, हम कुछ करेंगे जिंदगी में तो हमको भी ये नौबत आ सकता है। करो, अच्छाई चीज सीखोगे तब ना सर। जिंदगी में हर इंसान में अच्छाई है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है किसी का हम इतने दीवाने हो जाते हैं कि इसमें हमको बुराई दिखता ही नहीं है। जैसे माता पिता है, माता पिता में सच में बुराई नहीं होता है, अगर है भी तो नहीं दिखेगा सर। लेकिन अच्छाई और बुराई तो सर ये दोनों रिश्ता है, ये दोनों एक दूसरे से इमोशन है, दोनों एक दूसरे से प्यार है, दोनों एक दूसरे से मतलब जो कहता है ना सर, एक अलग का चीज़ है। और वो होना इंसान में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अच्छाई हो जाएगा तो वो इंसान कहाँ रहे, भगवानों से भी ऊपर का दर्जा उसे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत सोचो किसी का। तुम लोग कहा कि देखो गांधी जी का जिस हम अच्छाई कर देंगे तो तुम लोग कमेंट करना चालू कर देगा। तो मैटर यही लिए सर कि मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। हाँ, ऐसे अपना अपना विचार होता है लोगों को समझने की और सोचने की, ठीक है। कहता है क्या सर, क्या असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था? कैसे? कहता असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसे हम इसमें गरीबों, श्रमिकों, किसानों, छात्रों एवं महिलाओं तथा देश के अन्य लोगों को शामिल हुए थे, ठीक है। फिर कहता है कि सरकार के विरुद्ध नारा लगाने लगे, सरकारी भवनों, सरकारी नौकरी, विदेशी वस्तुओं तथा का बहिष्कार किया। पूरा देश गांधी जी के इस आंदोलन में शामिल हो चुका था। अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। आपकी सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म, किसी को दिक्कत नहीं ना है सर। अब जरा बताना मेरे दोस्त। अब एक बात और बता देना चाहता हूं ना सर कि कल से आपका क्लास बंद रहेगा, ठीक है। कल से आपका क्लास बंद रहेगा लगातार 25 तक, ठीक है। 25 अक्टूबर तक या 26 अक्टूबर तक ऐसा ही क्लास बंद रहेगा। तो बाकी सर आप लोग पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। हमारा कोशिश रहेगा हमेशा से सर कि मैं आपके लिए कुछ खास करूं, कुछ अच्छा करूं, ताकि आपके मतलब कहता है ना सर, एक अलग का चीज़ होता है सर। बच्चे और टीचर का जो होता है ना प्यार एक अलग होता है सर, ठीक है। क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। आप जब टॉपर बनोगे तब हम भी टॉपर, टीचर में मेरा भी नाम आ जाएगा सर। तो हम सब का एक अलग का ही रिलेशन होता है और हमेशा से हम लोग कोशिश भी करेंगे कि दूसरे से रिलेशन ऐसा ही बना रहे। बाकी सर थैंक यू, लव यू। बाकी ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बुरा लगा तो भी कमेंट कर देना, अच्छा लगा तो भी कमेंट कर देना, कुछ ना लगा तो भी कमेंट कर देना। बाकी दिल करे तो अच्छे लोगों के पास शेयर भी कर देना। बाकी क्लास को सपोर्ट करना और बाकी सब कुछ कर देना जो करने का चीज़ होता है। थैंक यू, लव यू, सबको दिल से थैंक यू।